जब बहन ने कहा मैं बीच में सोऊंगी और खुला सालों पुराना राज। सुहाग रात पर बहन ने कहा मैं बीच में ही सोऊंगी। रात 3 बजे मेरी आंख खुली तो पति के पास जो सच देखा, उससे मेरा डर, अपमान और इस शादी की पूरी हकीकत एक साथ सामने आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सुहागरात की सबसे पहली याद गुलाबों की खुशबू, हाथों की मेहंदी या मेरे लाल जोड़े की झनकार नहीं होगी। मेरी सबसे पहली याद होगी रात के ठीक 3 बजे खुली आंखें, कमरे में फैली आधी बुझी पीली रोशनी और मेरी ननद हनीफा का मेरे पति रयान के हाथों पर अपनी दोनों हथेलियां रखे बैठे होना, जैसे वो कोई पहरा दे रही हो, जैसे मैं उस कमरे में नई दुल्हन नहीं, एक अनचाही मेहमान थी। मेरा नाम सारा है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हूँ और मेरी शादी हैदराबाद के एक बड़े पुराने नामी ग्रामी परिवार में हुई थी। सब कुछ किसी सपने जैसा था। शहनाई, कढ़ाईदार लहंगे, चमकते झूमर, मेहमानों की भीड़, रस्मों की थकान और हर चेहरे पर वही मुस्कान जो शादियों में होती है, चाहे दिल में जो भी चल रहा हो। रयान ने पहली मुलाकात एक पारिवारिक जान पहचान के जरिए हुई थी। वो पढ़ा लिखा, शानदार, समझदार और बेहतर नरम दिल इंसान लगा। उसके बोलने में ठहराव था। वो उन लड़कों में से नहीं था जो हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। वो सुनता था और आज के समय में सुनने वाला आदमी मिलना भी किसी वरदान जैसा लगता है। लेकिन इस पूरे रिश्ते में एक बात शुरू से मुझे विचलित करती थी, उसकी बड़ी बहन हनीफा। वो हर जगह थी, रोका हो, सजाई हो, खरीदारी हो, शादी के कार्ड चुनने की बात हो, हनीफा रयान के एकदम पास रहती। वो उसकी प्लेट में खाना परोसती, उसकी टाई सीधी करती, उसके माथे का पसीना पोंछ देती और बीच बीच में ऐसे देखती जैसे दुनिया उसे बचाने का भार सिर्फ उसी के कंधों पर हो। पहली बार मैंने इसे प्यार समझा, दूसरी बार आदत, तीसरी बार असहजता, चौथी बार डर। मेहंदी की रात मैंने अपनी खाला से आधे मजाक आधे संकोच में कहा था, खाला, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी रयान से कम उसकी बहन की मौजूदगी से ज़्यादा हो रही है। खाला हंस पड़ी थी। प्यारे, हर घर में एक ऐसी बहन होती है। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। शादी वाले दिन मेरा निकाह खत्म हुआ। विदाई की रुलाई थमी। मैं उस घर में पहुंची जिसे अब मेरा ससुराल कहा जा रहा था। हवेली नहीं थी, पर वैसी ही लगती थी। ऊंची छतें, पुरानी लकड़ी की दरवाजे, दीवारों पर सोने के फ्रेम वाली तस्वीर और हर कमरे में ऐसा अनुशासन जैसे घर नहीं, इतिहास रहता हो। रात तक मैं रस्मों, आशीर्वादों और मुस्कुराहटों में टूट चुकी थी। बस चाहती थी कि मैं और रयान कुछ देर अकेले बैठे, सांस ले, एक दूसरे को सचमुच देखें। शादी की भीड़ में दूल्हा दुल्हन अक्सर सबसे कम मिल पाते हैं। मुझे फूलों से सजे कमरे में छोड़ा गया। पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियाँ, साइड टेबल पर दूध का गिलास, पर्दे बंद और दिल में वो हल्का सा कपकपाता संकोच जो हर नई दुल्हन महसूस करती है। रयान भीतर आया तो मैंने पहली बार उसे इतने करीब, इतने चुप देखा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान में थकान थी। मैंने सोचा, ठीक है, दिन बहुत भारी था, बहुत थक गए। मैंने धीमे से पूछा,
वो बैठ गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा, मैंने मुस्कुराकर कहा। मुझे तो लग रहा है मैं अभी यहीं बैठी बैठी सो जाऊंगी। वो हल्का सा हंसा, फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा बिना खटखटाए खुला। हनीफा अंदर आई, हाथ में अपना तकिया था। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी बात होगी, पर वो सीधे पलंग की तरफ बढ़ी और बिल्कुल सामान्य आवाज़ में बोली, आज मैं यहीं सोऊंगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना। क्या मेरे मुंह से निकला? रयान ने नज़रें झुका ली। ये बात मुझे और भी चुभी। हनीफा ने जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो वैसे कहाँ पहली रात है। रयान अकेले नहीं सो सकता। मैंने मेरे कानों में जैसे भनभनाहट शुरू हो गई। अकेले नहीं सो सकता? मतलब? मैं हूं ना। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में ना माफ़ी थी ना संकोच, बस एक सख्त तयशुदा फैसला। आप समझेंगी नहीं, उसने कहा। मेरी भीतर की दुल्हन एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक अपमानित स्त्री खड़ी हो गई। तो समझाइए, मैंने कहा। यह मेरी भी पहली रात है, रयान ने बहुत धीमे से कहा। मैं ना, प्लीज आज रहने दो, बस इतना आज रहने दो। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। मैं चाहती तो वहीं हंगामा कर सकती थी, रो सकती थी, दरवाज़ा बंद कर सकती थी, पर नए घर की दहलीज, रिश्तों का बोझ, दिन भर की थकान और ये डर कि कहीं मैं पहली ही रात समझदार बहू की परीक्षा में फेल ना हो जाऊं। सबने मेरी आवाज़ दबा दी। मैं पलंग के एक किनारे लेट गई। बीच में रयान था, दूसरी तरफ हनीफा। उसने सचमुच अपना तकिया लगाया, चादर ओढ़ी और लेट गई। मेरा दिल जल रहा था। कमरे की बत्ती बुझी तो अंधेरे में मेरी आंखें खुली रह गईं। मुझे लग रहा था मैं जैसे मेरे जीवन की शुरुआत किसी गलत नोट पर हो रही है। मैं सोचती रही, क्या ये बहन का असामान्य लगाव है? क्या घर में कोई अजीब परंपरा है? क्या रयान कमज़ोर है? क्या मुझसे कुछ छुपाया गया है? कभी कभी अपमान डर से बड़ा होता है और उसी अपमान ने मुझे नींद से दूर कर रखा। पता नहीं कब आंख लगी, फिर अचानक मेरी नींद खुली। गला सूखा था। मेरे कमरे में साइड लैंप की बहुत हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने करवट बदली और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। हनीफा मेरी तरफ पीठ किए बैठी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उसकी हथेलियां हवा में नहीं, रयान के हाथों पर जमी हुई थी। वो बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसके होठ कांप रहे थे, आंखें बंद थी। रयान की हालत उससे भी डरावनी थी। वो जगा हुआ था, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जो जीवित संचेत इंसान की आंखों में होती है। जैसे कोई भीतर से दरवाज़ा बंद करके बैठ गया हो। माथे पर पसीना था, सांसें तेज थी, शरीर तनकर सख्त हो गया था। मेरी उंगलियां बर्फ हो गईं। मैंने बहुत धीमे से पुकारा। रयान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हनीफा ने गर्दन मोड़ी, बहुत धीरे, और उसकी नज़र मुझसे मिली। उस पल उसकी आंखों में जो था वो मुझे आज भी याद है। ना गुस्सा, ना प्यार, ना पागलपन, बस एक ठंडी अजीब सी स्थिरता, जैसे वो मुझे नहीं मेरे आर पार देख रही हो। जाग गई, उसने फुसफुसाकर कहा। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। उसने कहा, अच्छा ही हुआ। मैं घबराकर उठ बैठी। ये क्या हो रहा है? वो रयान का हाथ छोड़े बिना
बोली, शांत रहिए, उसे झटका मत दीजिए। कौन सा झटका? ये क्या कर रही हैं आप? मेरी आवाज कांप रही थी, पर अब उसमें डर के साथ गुस्सा भी था। हनीफा ने गहरी सांस ली, फिर उसने बहुत सावधानी से रयान की कलाई छोड़ी और मेरी तरफ थोड़ा खिसक आई। तकिया भी उसने सीने से ऐसे लगाया हुआ था जैसे कोई सुरक्षा कवच हो। डरिए मत, उसने कहा। उसे छीनने नहीं आई, मैं उसे बचाने आई हूँ। बचाने? मैंने लगभग फुसफुसाकर दोहराया। वो कड़वी हंसी। हाँ, बचाने, जैसे सालों से बचाती आई हूँ। मैंने पहली बार उसकी आवाज में टूटन सुनी। साफ साफ बोलिए, मैंने कहा। अभी इसी वक्त उसने एक पल के लिए रयान को देखा, फिर मेरी तरफ। शायद उसने तय किया कि अब और छिपाया नहीं जा सकता। रयान को बचपन से एक समस्या है, उसमें एक धीमे स्वर में कहा। जब उसे बहुत बड़ा भावनात्मक झटका लगता है या अचानक बहुत तनाव होता है तो वो नींद और जगने के बीच की हालत में चला जाता है। कभी नींद में चलने लगता है, कभी अपनी सुध को खो देता है, कभी कभी उस किसी के हाथ थामे बिना उसे शांत नहीं किया जा सकता। अम्मी को पता था कैसे संभालना है। अम्मी के जाने के बाद मैंने सीखा, कमरे की हवा जैसे रुक गई। मैंने विश्वास से कहा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? शादी से पहले क्यों नहीं? उसकी आंखें नीचे झुक गईं, क्योंकि अम्मी नहीं चाहती थी कि ये बात घर से बाहर जाए। उन्हें डर था, लोग क्या कहेंगे, कौन अपनी बेटी देगा, कौन बेटे को कमज़ोर कहे जाने देगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली और मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैं क्या हूँ? मैं कोई इंसान नहीं। मुझे जानने का हक नहीं था। अब उसके चेहरे पर शर्म थी, सच्ची चुभती हुई शर्म थी। वो बोली, बिल्कुल था, पर इस घर में सच बोलने की आदत किसी को नहीं रही। हम सब डरते रहे, समाज से, रिश्तेदारों के नाम से, इज्जत से और सबसे ज़्यादा खो देने से। तभी रयान के होठ हिले, बहुत टूटी हुई आवाज़ निकली, पानी। मैं झट से उठी, साइड टेबल से गिलास उठाया, लेकिन हनीफा ने मेरा हाथ रोक लिया। अभी नहीं, उसने शक्ति से कहा, हद है। मैं फट पड़ी। वो पानी मांग रहा है, वो पूरी चेतना में नहीं है। उसने कहा, अभी पानी दोगी तो वो घबरा जाएगा। पहले उसे नीचे लाना होगा। नीचे लाना होगा? मुझे सब कुछ डरावना और बेहुदा लग रहा था। आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, उसने कहा। मैं उसकी बहन हूँ और 10 साल से हर दौरे में मैं उसके साथ बैठी हूँ। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक पुराना पीला कागज निकाला। वो कागज इतना घिसा हुआ था जैसे बहुत बार मोड़ा खोला गया हो। ये अम्मी ने लिखा था। उसने कहा, जब उसे ऐसे एपिसोड आते हैं, अम्मी यही पढ़ती थी। शब्द नहीं, आवाज़, लय और छूने का भरोसा उसे वापस लाता है। मैंने कांपते हाथों से वो कागज लिया। उस पर कोई तांत्रिक चीज नहीं थी, न मंत्र था, न टोटका, बस एक छोटी सी प्रार्थना और कुछ पंक्तियाँ। डर दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, पर घर के भीतर जगह प्रेम की होगी। सांस को थामो, हाथ को थामो, जो अपना है उसे आवाज़ से वापस बुलाओ। मैं उस कागज को देखती रह गई। पढ़ो हनीफा, बोली मैं। हाँ, अब तुम उसकी पत्नी हो। उसे तुम्हारी आवाज़ पहचाननी होगी। ये बात मेरे सीने में उतर गई। डर अब भी था, पर उसके बीच एक अजीब सी जिम्मेदारी उग आई। मैंने पढ़ना शुरू किया। आवाज़ कांप रही थी, शब्द टूट रहे थे। फिर मैंने गहरी सांस ली।
और दोबारा पढ़ा। इस बार थोड़ा स्थिर होकर तीसरी बार पढ़ा तो मेरी अपनी धड़कन धीमी होने लगी। रेयान की सांसें भी धीरे धीरे बदलने लगी। उसके कंधों की जकड़न ढीली हुई, माथे का तनाव कम हुआ। आंखें जो खुली थी पर वही कहीं अटकी हुई थी, धीरे धीरे बंद हो गई। इस बार ऐसे नहीं जैसे कोई बेहोश हो गया हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई लंबी भागदौड़ के बाद थककर आखिरकार सो पाया हो। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। मैंने कागज नीचे रखा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। यह हर बार होता है? मैंने पूछा। हनीफा ने सिर हिलाया। हर बार नहीं, पहले ज़्यादा होता था, पिछले 2 साल से बहुत कम हुआ। मैंने सोचा था शायद अब नहीं होगा, लेकिन आज वो रुकी। आज शादी थी, नहीं जिंदगी, भीड़, शोर, भावनाएं, अम्मी की कमी और शायद भीतर का डर। डर किस बात का? मैंने पूछा। उसकी आंखें भर आई। किसी को खो देने का। बचपन में एक बार वो घर की छत से उतरते गिरते गिरते बचा था। एक बार बुखार में रात को बाहर निकल गया था। अम्मी ने उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर पाया। तब से अम्मी उसे लेकर डरती रहती थी। और अम्मी के बाद मैं अब मेरे सब सामने जो औरत बैठी थी वो नहीं थी जिसे मैं कुछ देर पहले अपने विवाह के बीच घुस आई कोई अजीब या नियंत्रित करने वाली स्त्री समझ रही थी। वो एक थकी हुई, अकेली, डर से बनी हुई बहन थी, जिसने शायद प्रेम और भय के बीच की रेखा बहुत पहले ही खो दी थी। लेकिन मेरे भीतर की चोट अभी भी ताज़ा थी। मैंने धीरे लेकिन साफ कहा, आपका डर सही हो सकता है, आपका तरीका नहीं। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे यही वाक्य वो भीतर से सुनने की हकदार थी। मुझे पता है, उसने फुसफुसाकर कहा। बहुत गलत था, पर मैं डर गई थी। सुबह तक कुछ ना हो जाए, यही सोचती रही। मैं समझ नहीं पाई कि एक बहन का डर एक पत्नी की गरिमा कुचल सकता है। मैं चुप रही। वो आगे बोली, जब अम्मी अस्पताल में थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, हनीफा, रेयान को कभी अकेला मत छोड़ना। मैं उस वाक्य से कभी बाहर नहीं निकल पाई। शायद मैंने उसे सच से बड़ा बना दिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि अब बात सिर्फ एक अजीब सुहागरात की नहीं थी। ये 3 लोगों के बीच फंसे हुए कुछ हुए सवालों के डर की बात थी। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज़ आई, सारा। हम दोनों चौंक कर मुड़े। रेयान आधा जागा हुआ था, आंखें भारी थी, पर इस बार उसमें पहचान थी। वो भ्रमित सा इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? मैंने एक पल के लिए हनीफा को देखा। वो पीछे हट गई, जैसे वो कह रही हो, अब तुम्हें कहना है। मैं उसके पास गई, उसके सिरहाने बैठी। रेयान, तुम्हें कुछ याद है? उसने माथा पकड़ा नहीं, बस बहुत बेचैनी थी, जैसे सांस अटक रही हो। फिर उसने कमरे में हमारी शक्लें देखी। तुम दोनों रो क्यों रही हो? इस सवाल पर मेरा दिल भर आया। मैं चाहती तो उसी क्षण उस पर फट पड़ती, क्योंकि तुमने मुझसे सच छिपाया। लेकिन शायद रात ने मुझे भी बदल दिया था। मैंने कहा, क्योंकि अब और कुछ छिपेगा नहीं। उसने मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश की। फिर उसकी नज़र हनीफा पर पड़ गई, फिर उस पुराने कागज पर। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपा, आपने? हनीफा ने बहुत धीरे से कहा। हाँ, अब सब बता दिया। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। फिर रेयान ने आंखें बंद कर ली। उसके गाल पर आंसू बह निकला। मैं कायर निकला। उसने कहा,
मुझे शादी से पहले बता देना चाहिए था। मैंने पूछा, क्यों नहीं बताया? उसने टूटे स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डर गया था और झूठ बोलकर पा लेना चाहते थे। मेरे शब्द कठोर थे पर जरूरी। उसने सिर झुका लिया। मैं सोचता रहा कि ये अब नहीं होता, कि बात निकलेगी तो सब बिगड़ जाएगा। शादी हो जाए फिर कभी बता दूंगा। हर बार हिम्मत जुटाई, हर बार डर जीत गया। हनीफा रोते हुए बोली, गलती सिर्फ इसकी नहीं। मैंने भी कहा था चुप रहो। मैंने भी कहा था कि लोग समझेंगे नहीं। मैंने दोनों को देखा। एक बहन जो अम्मी की जगह लेते लेते खुद अपनी जगह भूल चुकी थी। एक पति जो सच बोलने की हिम्मत हार चुका था। और मैं जिसे पहली रात अपने ही शादी में भारी बना दिया गया था। मैंने बहुत धीरे कहा, आज जो हुआ उसने मुझे डरा भी दिया, अपमानित भी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मुझे भरोसे के लायक नहीं समझा गया। रयान की आंखें मेरी आंखों से मिली। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ मौके मांगे नहीं जाते, कमाए जाते हैं। एक शर्त पर, मैंने कहा। जो कहो। उसने तुरंत कहा, कल सुबह ही डॉक्टर के पास चलेंगे। पूरी जांच, पूरा सच, कोई छिपाना नहीं। और दूसरी बात, इस घर में अब बीमारी से बड़ी इज्जत नहीं होगी। सच से डरा बड़ा डर नहीं होगा। हनीफा ने भर्राए गले से कहा, और तीसरी शर्त, आप अब से बीच में नहीं सोएंगी। लेकिन अगर सच में साथ देना है तो हमारे साथ खड़ी रहेंगी, सामने से, ईमानदारी से, छिप कर नहीं। हनीफा फूट पड़ी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि सिसकी बाहर न जाए। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। सुबह पहली रोशनी जब पर्दों से छनकर कमरे में आई, तब तक हम तीनों शायद अपनी अपनी जिंदगियों का सबसे भारी सच देख लिया था। सुबह घर में हलचल थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। बाहर रिश्तेदार अब भी शादी की थकान उतार रहे थे। पर हमारे कमरे में एक और ही दुनिया खुल चुकी थी। हमने परिवार के बड़ों को बुलाया। सास नहीं थी, उनकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। ससुर जी आए, चाचा चाची आए, एक बुआ जी भी बैठ गईं। जब सच्चाई सामने रखी गई, पहले सन्नाटा हुआ, फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। ये बातें बाहर क्यों नहीं बतानी? बुआ जी बोली, अरे इलाज से ज्यादा जुबानें चलेंगी। चाची फुसफुसाई, इतने साल तो संभल गया, अब भी संभल जाएगा। चाचा जी ने कहा, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने अपनी लाल चूड़ियों वाले हाथों को देखा, फिर सबकी तरफ देखकर कहा, संभल जाना और ठीक होना अलग बातें हैं, और किसी लड़की से सच छिपाकर शादी करना पाप है, समझदारी नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। ससुर जी ने पहली बार सिर झुका लिया। उनकी आवाज भारी थी। गलती हम सब ने की है। और ने कहा, सबसे ज्यादा मेरी हनीफा ने। जोड़ा, और मेरी भी। मैंने देखा, सच जब बोला जाता है तो वो पहले चोट करता है, फिर जगह साफ करता है। उसी दोपहर हम डॉक्टर के पास गए, न्यूरोलॉजिस्ट, फिर स्लीप स्पेशलिस्ट। लंबी बातचीत हुई, पुरानी घटनाएं लिखी गईं। डॉक्टर ने कहा कि ये कोई शर्म की बात नहीं, एक स्थिति है। तनाव, नींद, दबे में हुए भाव और वर्षों से सही चिकित्सा न मिलने का परिणाम। उपचार संभवतः नियमित नींद, परामर्श, जांच और भावनात्मक समर्थन की जरूरत थी। क्लिनिक से बाहर निकलते हुए
रयान बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर पार्किंग में गाड़ी के पास रुककर उसने कहा, सारा, मैं आज पहली बार हल्का महसूस कर रहा हूँ, जैसे वर्षों से सीने पर रखा पत्थर हट गया। मैंने उसे देखा। पत्थर हट गया, अब भरोसा बनाना बाकी है। उसने सिर हिलाया। मैं करूँगा, जितना समय लगेगा। हनीफा पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावे से निकली शांति थी। उसने धीरे से कहा, अम्मी ने मुझे कहा था कि उसे अकेला मत छोड़ना। शायद मुझे समझना चाहिए था कि इसका मतलब उसे सच से भी अकेला मत छोड़ना। उस दिन के बाद हमारे घर में बहुत कुछ बदल गया। राज राज नहीं रहा और रयान ने थेरेपी शुरू की। रातों की नींद रूटीन बना। दवाओं और परामर्श शुरू हुआ। कभी कभी उसे फिर बेचैनी होती, पर अब हम जानते थे क्या करना है और क्या नहीं करना। डर पर पर्दा नहीं डालना और उससे बात करनी है। हनीफा ने धीरे धीरे अपना जीवन वापस उठाया और उसने सालों बाद अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। एक स्कूल में काउंसलिंग का कोर्स ज्वाइन किया। उसने एक दिन मुझसे चाय बनाते हुए कहा, मैंने अपना पूरा अस्तित्व रयान की रखवाली में खो दिया था। शायद अब खुद को भी बचाने की बारी है। मैं मुस्कुरा दी। अब आप सच में उसकी बहन बनेंगी, पहरेदार नहीं। हम दोनों हंस पड़े। वो पहली हंसी थी जो हमारे बीच बिना खटास के आई थी। कुछ महीनों बाद ईद का चांद छत पर देखते हुए रयान ने बहुत धीरे से कहा, मुझे हमारी सुहाग रात याद नहीं, पर तुम्हारी आंखें याद हैं। उनमें गुस्सा भी था, साहस भी। मैंने कहा, मुझे हमारी सुहाग रात पर बहुत अच्छी तरह याद है। वो झेप गया। इतनी बुरी थी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डरावनी थी, अपमानजनक थी भी, लेकिन वही राह थी जिसने हमें नकली रिश्ते से सच्चे रिश्ते तक पहुंचाया। इसलिए अब मैं उसे सिर्फ बुरा नहीं कह सकती। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया, जाने के बजाय रुकने के लिए। मैंने उसका हाथ दबाया। रुकी मैं इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर थी। रुकी इसलिए क्योंकि उस रात पहली बार मुझे लगा कि इस घर को एक बहू नहीं, सच बोलने वाली एक औरत चाहिए। नीचे आंगन में हनीफा शीर खुरमा बना रही थी। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कान में अब एक अजीब पकड़ नहीं थी, अपनापन था, सीमा थी, सम्मान था। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस रात मेरी आंखें ना खुलती, अगर मैं डर कर चुप रह जाती, अगर मैं अगले दिन मायके चली जाती, अगर मैं इसे किसी भूत प्रेत, किसी पागलपन, किसी चरित्रहीनता, किसी षड्यंत्र का नाम दे देती, तो शायद एक परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता। सच ये है कि हर घर की दीवारों के भीतर कुछ न कुछ छुपा होता है। कहीं बीमारी, कहीं कर्ज, कहीं अकेलापन, कहीं पुराना दुख। लेकिन सब खतरनाक चीज समस्या नहीं होती, उसे छुपाने की आदत होती है। मेरी सुहाग रात फूलों से नहीं सजी थी, पर वो डर से भरी थी। उनमें अपनापन था, कांपती हुई आवाजें थीं, एक पीला पड़ा कागज था, एक बहन का पागलपन जैसा लगातार लगता प्यार था, एक पति का छुपा हुआ डर था और एक नई दुल्हन का टूटा हुआ विश्वास। लेकिन वही रात हमारे लिए अंत नहीं बनी, वही रात शुरुआत बनी। उस रात मैंने सीखा, परिवार हमेशा खून से नहीं बनता, कभी कभी सच बोलने की हिम्मत से बनता है। प्रेम सिर्फ भाव में भर लेने का नाम नहीं, किसी को उसके सबसे डरावने रूप में देखकर
भी उसका हाथ ना छोड़ने का नाम। और हाँ, रिश्तों में जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जगह नहीं होती वहाँ प्यार भी दम घुटने लगता है। आज शादी को 3 साल हो चुके हैं। कभी कभी रात को अगर रयान बेचैन होकर करवट बदलता है तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ और धीरे से वही पंक्तियाँ दोहरा देती हूँ। वो डर दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, पर घर के भीतर जगह प्रेम की होगी और वो शांत हो जाता है। अब ये सिर्फ उसकी अम्मी की दुआ नहीं रही, ये हमारे घर की सच्चाई बन गई है। मेरी सुहाग रात डर से शुरू हुई थी, पर सच ने उसे बर्बाद नहीं होने दिया। कभी कभी वही रात जो हमें जमा देती है, वही हमें एक परिवार की तरह जोड़ भी देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी पढ़ने का आप सबका शुक्रिया।